हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। कैसे हैं? मैं दीपक शर्मा अचीवर्स करियर इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम सॉल्यूशन में आपका यानी विलियन में आपका असामान्य आणविक द्रव्यमान, ठीक है, वांट ऑफ गुणांक, इन सब के बारे में पढ़ने वाले हैं। अपन ने अनुसंख्यक गुणधर्म सारे पढ़ चुके हैं, लेकिन अनुसंख्यक गुणधर्म वास्तविक कितने होंगे जो अपन ऑब्जर्व करेंगे, वो कितना आपको मान मिलेगा, उसके बारे में अपन डिस्कस करेंगे। तो आपका जो सॉल्यूशन है यानी विलियन जो चैप्टर है, ठीक है, विलियन में अपन डिस्कस कर रहे हैं किसकी? असामान्य आणविक द्रव्यमान की। असामान्य आणविक आणविक द्रव्यमान, ठीक है। तो जब किसी विलय का आणविक द्रव्यमान उसके किसी अनुसंख्यक गुणधर्म से ज्ञात किया जाता है तो इसका मान वास्तविक आणविक द्रव्यमान से पृथक आता है। इसे ही असामान्य आणविक द्रव्यमान कहा जाता है। आणविक द्रव्यमान कहा जाता है, ठीक है। यानी आपका जैसे NaCl का आणविक द्रव्यमान क्या होता है? आपका 58.5 होता है, लेकिन अगर आप एक्सपेरिमेंट की हेल्प से उसको कैलकुलेट करते हो, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की हेल्प से कैलकुलेट करते हो, तो वो 58.5 नहीं आके कुछ और आता है, ज्यादा आ जाता है या कम आ जाता है। तो उसके बेसिस पे आपका जो एक्चुअल मॉलिक्यूलर मास है उससे वो डिफरेंट आया है। तो जो नया मॉलिक्यूलर मास आया है, जो कैलकुलेटेड मॉलिक्यूलर मास आया है, उसको अपन क्या बोलते हैं? आपका अबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास कहा जाता है, ठीक है। ये क्यों होता है? ये होता है आपका एसोसिएशन या डिसोसिएशन, ठीक है। आपका जब मॉलिक्यूल का एसोसिएशन होता है तो मॉलिक्यूल जुड़ जाते हैं, ठीक है। तो नंबर ऑफ पार्टिकल क्या होगा? कम होगा। तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी भी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। और जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होती है वो मॉलिक्यूलर मास के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, या मॉलिक्यूलर मास जो होता है वो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कम हुई तो मॉलिक्यूलर मास क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। वहीं पर अगर मॉलिक्यूल का क्या होता है? डिसोसिएशन होता है, तो नंबर ऑफ पार्टिकल बढ़ जाएंगे। नंबर ऑफ पार्टिकल बढ़ गए तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी भी बढ़ जाएगी, तो मॉलिक्यूलर मास कम हो जाएगा। तो अगर आपका डिसोसिएशन हो रहा है तो मॉलिक्यूलर मास क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, और एसोसिएशन हो रहा है तो मॉलिक्यूलर मास बढ़ जाएगा, ठीक है। तो स्टार्ट करके लिखेंगे, यदि विलयन में विलय के कणों का वियोजन होता है तो कणों की संख्या बढ़ जाती है। जिसके कारण गुणधर्म
का मान भी बढ़ जाता है, बढ़ जाता है और आणविक द्रव्यमान का मान, आणविक द्रव्यमान का मान कम हो जाता है, कम हो जाता है। तो वियोजन होता है तो आणविक द्रव्यमान का मान कम हो जाता है। क्यों कम हो जाता है पूरा मैंने लिख दिया कि वियोजन हो रहा है तो कण क्या हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं। कण बढ़ रहे हैं तो आपका अणुसंख्यक गुणधर्म बढ़ जाएगा और अणुसंख्यक गुणधर्म आणविक द्रव्यमान की क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है या आणविक द्रव्यमान अणुसंख्यक गुणधर्म के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो आपका अणुसंख्यक गुणधर्म आपका बड़ा है तो आणविक द्रव्यमान क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, दूसरा विस्तार करके आप लिख सकते हैं यदि विलयन में विलय के कणों का संयोजन होता है तो कणों की संख्या कम हो जाती है, जिसके कारण अणुसंख्यक गुणधर्म का मान भी कम हो जाता है और आणविक द्रव्यमान बढ़ जाता है, आणविक द्रव्यमान बढ़ जाता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका असामान्य आणविक द्रव्यमान। उस पे संयोजन और वियोजन का क्या प्रभाव पड़ता है वो भी अपन ने डिस्कस कर लिया। ठीक है, अब अपन बात करते हैं वांट ऑफ गुणांक। वांट ऑफ गुणांक। ठीक है, किसी विलयन के प्रयोग द्वारा ज्ञात किए गए अणुसंख्यक गुणधर्म का किसी विलयन के प्रयोग द्वारा ज्ञात किए गए अणुसंख्यक गुणधर्म का सूत्र द्वारा ज्ञात किए गए अणुसंख्यक गुणधर्म के साथ अनुपात को वांट ऑफ
वांट ऑफ गुणांक कहा जाता है, गुणांक कहा जाता है, कहा जाता है। इसे I से प्रदर्शित किया जाता है, किया जाता है, जिसे I से प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है, तो I बराबर प्रयोग द्वारा ज्ञात अणुसंख्यक गुणधर्म, अणुसंख्यक गुणधर्म, गुणधर्म, इसको ब्रैकेट में आप लिख सकते हैं प्रेक्षित, प्रेक्षित ऑब्जर्व, प्रेक्षित अणु संख्यक गुणधर्म, गुणधर्म। ठीक है, बटे सूत्र द्वारा, जो अपन ने सूत्र पढ़े हैं, सूत्र द्वारा ज्ञात किए गए अणुसंख्यक गुणधर्म, अणुसंख्यक गुणधर्म या गणना किए अणुसंख्यक गुणधर्म, अणुसंख्यक गुणधर्म, गुणधर्म। ठीक है, तो I बराबर ये क्या होता है कि ये हो जाएगा आपका कोई सी भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है जो आपका प्रयोग द्वारा ज्ञात की जा रही, तो ये क्या हो जाएगा, ये एक्चुअल में प्रयोग द्वारा ज्ञात की गई अणुसंख्यक गुणधर्म क्यों लगा रहा है कैलकुलेशन वाले में, क्योंकि इसमें आपका क्या हो गया, या तो वियोजन हो गया या संयोजन हो गया। ठीक है, और जो अणुसंख्यक गुणधर्म होते हैं वो विलय के कणों के अनुक्रमानुपाती होते हैं। तो वियोजन के पश्चात, वियोजन या संयोजन के पश्चात कणों की संख्या, कणों की संख्या, ठीक है, बटे वियोजन, वियोजन और संयोजन से पूर्व, संयोजन से पूर्व कणों की संख्या। ठीक है, एक और चीज होती है I बराबर जो आपका अणुसंख्यक गुणधर्म है वो क्या होता है, आणविक द्रव्यमान के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, तो जो नीचे आएगा एक बटे अणुसंख्यक गुणधर्म, तो एक बटे असामान्य, क्योंकि कैलकुलेट ये ऑब्जर्व वाली है, तो इसके नीचे क्या आ जाएगा, असामान्य। ये वियोजन के पश्चात है, तो वियोजन के पश्चात जो आणविक द्रव्यमान आता है वो असामान्य, एक बटे असामान्य आणविक द्रव्यमान, ठीक है, बटे एक बटे सामान्य आणविक द्रव्यमान। ठीक है, तो यहां से I का जो सूत्र आएगा, I का सूत्र क्या हो जाएगा, 1 2 3 होगा। ठीक है, इसको थोड़ा और करेक्ट करके लिखेंगे तो I का जो सूत्र आ जाएगा, I बराबर सामान्य आणविक द्रव्यमान बटे असामान्य आणविक द्रव्यमान। ठीक है, तो ऊपर सामान्य आणविक द्रव्यमान कौन सा होता है, कैलकुलेटेड
ठीक है, जो अपन फॉर्मूले से निकाल सकते हैं, तो MC बटे M ऑब्जर्व, ये असामान्य आणविक द्रव्यमान। तो ये वॉन्ट ऑफ गुणांक हो गया, ये वॉन्ट ऑफ गुणांक की परिभाषा हो गई। अब जब आपको पता है कि ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी और जो नॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, मतलब एक्चुअल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी और जो अपन कैलकुलेट करते हैं वो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डिफरेंट है, तो जो नया फॉर्मूला होगा किसके लिए, ऑब्जर्व कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, जो वास्तव में अपन को देखने को मिलेगी वो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, तो उसके लिए फॉर्मूला अपन डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो अब अपन बात कर रहे हैं अणुसंख्यक गुणधर्म के लिए संशोधित सूत्र। ठीक है, विभिन्न अणुसंख्यक गुणधर्म के लिए संशोधित सूत्र। ठीक है, विभिन्न अणुसंख्यक गुणधर्म के लिए संशोधित सूत्र। ठीक है, यानी अगर आप उनमें करेक्शन करते हैं तो क्या फॉर्मूला हो जाएगा, तो आपको पता I बराबर पाई ऑब्जर्व अपॉन पाई कैलकुलेटेड। ठीक है, या फिर डेल्टा TF ऑब्जर्व अपॉन डेल्टा TF कैलकुलेटेड बराबर डेल्टा TB ऑब्जर्व अपॉन डेल्टा TB कैलकुलेटेड, या बराबर P0A माइनस P अपॉन P0A ऑब्जर्व अपॉन P0A माइनस P अपॉन P0A कैलकुलेटेड। ठीक है, तो सब आपका क्या होगा, पाई ऑब्जर्व निकालना है, तो पाई ऑब्जर्व क्या हो जाएगा, I टाइम्स ऑफ पाई कैलकुलेटेड, और पाई कैलकुलेटेड क्या होता है आपका, I बराबर CRT। पाई कैलकुलेट क्या होता है, CRT। तो जो एग्जैक्ट फॉर्मूला बना, जो आपकी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी एक्चुअल में होगी, क्योंकि ऑब्जर्व कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जो हम देख रहे हैं उसी को तो वास्तव में मानेंगे, तो वो क्या हो जाएगा, ICRT। ऐसे ही डेल्टा TF ऑब्जर्व क्या हो जाएगा, I डेल्टा TF कैलकुलेटेड। ये क्या होता है, I ऐसा रहेगा, डेल्टा TF कैलकुलेट क्या होता है, KFM। ठीक है, या I KFM की जगह WB अपॉन MB इंटू 1000 बाय WA। ठीक है, बस यहां पर I का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और I के लिए फॉर्मूला मैं बता चुका हूं, जैसा कंडीशन दी होगी उसके अकॉर्डिंग I निकालना पड़ेगा। ठीक है, और ये चीजें आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, उसके बाद अपन बात करते हैं डेल्टा TB ऑब्जर्व क्या हो जाएगा, I डेल्टा TB कैलकुलेटेड। ठीक है, तो ये हो जाएगा I KBM। ठीक है, ये हो जाएगा I KB WB अपॉन MB इंटू 1000 बाय WA। ये यहां पर जो MB है वो एक्चुअल या नॉर्मल मॉलिक्यूलर मास है। उसके बाद आपका क्या हो जाएगा, P0A माइनस P अपॉन P0A ऑब्जर्व। ठीक है, मतलब एक्चुअल वाली ऑब्जर्व बराबर I P0A माइनस P अपॉन P0A कौन सा, कैलकुलेटेड बराबर I, ये कितना होता है, XB के बराबर हो जाता है। तो ये आपके मॉडिफाइड फॉर्मूले हो जाते हैं, किसके लिए, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के लिए। बस I का मल्टीप्लाई करना रहता है। अब I की जो वैल्यू होती है वो डिसोसिएशन और एसोसिएशन से अपन निकाल सकते हैं, तो वो अपन देख लेंगे। ठीक है, तो अब अपन बात करते हैं कैलकुलेशन ऑफ, हटा देता हूं। ठीक है, अब अपन बात कर लेते हैं वियोजन की कोटि की गणना। ठीक है, अगला आएगा
वियोजन की कोटि की गणना। ठीक है, कौन कितना वियोजित हो रहा है। अगर आई दिया है तो आप वियोजन की कोटि निकाल सकते हैं, और अगर वियोजन की कोटि दी है तो आप क्या निकाल सकते हैं, आई निकाल सकते हैं। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं वियोजन की कोटि की गणना। ठीक है, माना कि एक विलय एन कणों में वियोजित होता है। माना कि एक विलय एन कणों में वियोजित होता है, तथा विलयन में इसकी वियोजन कोटि अल्फा है। ठीक है, तो आपका क्या हो रहा है, ए एन ले लिया, वो डिसोसिएट हो रहा है एन ए में, मतलब एक का कितने में डिसोसिएट हो रहा है, एन में। जैसे NaCl है तो NaCl कितने में टूटता है, 2 में, एक Na प्लस और एक Cl माइनस, तो N की वैल्यू क्या हो जाएगी 2। KCl कितने में टूटेगा, 2 में। H2SO4 है, कितने में टूटेगा, 3 में, 2 H प्लस आयन और एक SO4 2 माइनस आयन। तो N आपको फॉर्मूला देख के पता चल जाता है कि N की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, इनिशियली हमने इसका कितना खंड लिया, एक, ये कितना है, 0। ठीक है, ये वियोजन से पूर्व, वियोजन के पश्चात, ठीक है, ये क्या बचेगा, 1 माइनस अल्फा, या आप इसका साधारण C ले लो, तो यहां पर क्या आ जाएगा, C हो जाएगा, ये 0, यहां पर क्या हो जाएगा, C माइनस C अल्फा। यहां पर क्या होगा, जब एक वियोजित हो रहा है तो N, जब अल्फा C वियोजित हो रहे हैं तो N अल्फा C बन जाएगा। ठीक है, जब एक वियोजित हो रहा है तो कितना बन रहा है, N। अब यहाँ पर कितने वियोजित हुए, अल्फा C वियोजित हुए तो कितने बन जाएंगे, N अल्फा C बन जाएंगे। आप 1 लेके भी कर सकते हो, ये लेके भी कर सकते हो। ठीक है, अब want ऑफ गुणांक की परिभाषा से want ऑफ गुणांक की परिभाषा से क्या बोलता है, I बराबर वियोजन या संयोजन के बाद कणों की संख्या बटे वियोजन या संयोजन से पूर्व कणों की संख्या। ठीक है, तो I बराबर वियोजन के बाद कौन कण कितने हैं, ये प्लस ये, तो C माइनस अल्फा C प्लस N अल्फा C। ठीक है, और आपका वियोजन से पहले कणों की संख्या कितनी है, C, तो C कॉमन लेके काट दो, ये क्या हो जाएगा, I बराबर 1 माइनस अल्फा प्लस N अल्फा। तो I बराबर क्या हो जाएगा, 1 प्लस N माइनस 1 इंटू अल्फा, यहां से अल्फा कॉमन ले लिया तो N माइनस 1, तो ये आपका क्या हो जाएगा, I का मान हो जाएगा। ठीक है, और अगर अल्फा पूरी तरह से वियोजित हो रहा है, ठीक है, पूरी तरह से वियोजित हो रहा है, यदि विलय
पूरी तरह से वियोजित होता है, पूरी तरह से वियोजित होता है, ठीक है। अल्फा का मान 1 हो जाएगा या 100% हो जाएगा, ठीक है। तो आपका क्या हो जाएगा, I बराबर n हो जाएगा, ठीक है। जितने कणों में वियोजित हो रहा है उतने कण I के बराबर हो जाएंगे। तो ये तो I का मान निकालना है, लेकिन हमको I नहीं निकालना, हमको क्या निकालना, वियोजन की कोटि निकालनी। अच्छा 1 प्लस समथिंग है तो इसमें I का मान क्या होगा, 1 से ज्यादा होगा। यहां पर जब वियोजन होगा तो I बड़ा होगा किससे, 1 से। अब आपको क्या निकालना, अल्फा निकालना। इसको इधर रहने दो, उसको इधर ले जाओ। तो I माइनस 1 बराबर n माइनस 1 इंटू अल्फा। तो अल्फा बराबर I माइनस 1 अपॉन n माइनस 1। अच्छा वियोजन की कोटि निकालनी है तो I, देखो I आप कैसे निकाल सकते हो, अणुसंख्यक गुणधर्म की सहायता से निकाल सकते हो। एक आपको दिया जाएगा और एक आप जो फॉर्मूला होता है उससे कैलकुलेट करेंगे, तो दोनों का जो रेशियो होगा वो I आ जाएगा। n आपको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पता होगा तो आप बता सकते हो कि n कितना होगा, 2 में टूटेगा, 3 में टूटेगा, 4 में टूटेगा, तो n आप निकाल सकते हो। तो I निकाल लिया, n निकाल लिया, तो अल्फा निकल जाएगा। तो ये होता है आपका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। अच्छा अब इसमें भी आपको I का फॉर्मूला किसके, मास के टर्म में दिया है। तो अल्फा बराबर क्या हो जाएगा, m कैलकुलेटेड अपॉन m ऑब्जर्व माइनस 1 अपॉन n माइनस 1। तो अल्फा बराबर m c माइनस m ऑब्जर्व, कैलकुलेटेड माइनस ऑब्जर्व क्योंकि कम होता है, अपॉन m ऑब्जर्व n माइनस 1। ये आपका क्या हो जाएगा, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन मॉलिक्यूलर मास के टर्म में हो जाएगा। ये सूत्र भी होता है, ये डेरिवेशन भी पूछा जाता है, साथ ही साथ आपका इस पर न्यूमेरिकल भी पूछा जाता है, ठीक है। अब अपन बात करते हैं, ये तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन हो गई यानी वियोजन की कोटि हो गई। अब संयोजन भी ऐसा ही होता है, तो संयोजन की कोटि की गणना भी अपन देख लेते हैं, ठीक है। तो अगली हेडिंग आएगी विलयन में विलय के संयोजन की कोटि की गणना। विलयन में विलय की संयोजन कोटि की गणना। ये सूत्र जरूर याद रखना, कौन सा, I का क्या होता है, I बराबर 1 प्लस n माइनस 1 अल्फा। अगर पूरी तरह से होगा तो I बराबर n हो जाएगा, ठीक है। अब अपन बात करते हैं विलयन में विलय की संयोजन की कोटि की गणना, ठीक है। विलयन में विलय की संयोजन की कोटि की गणना, ठीक है। माना कि किसी विलयन में विलय के n कण संयोजित होकर एक कण बनाते हैं, ठीक है। अब उल्टा हो रहा, एन ए मिलकर क्या बना रहे हैं, ए एन बना रहे हैं। पहले कितने कण थे, एन थे, अब कितने हो गए, ए, ठीक है। संयोजन से पूर्व, ठीक है, कितना साधारण था, सी, इसका कितना था, 0। संयोजन तथा बनाते हैं तथा संयोजन की कोटि अल्फा है। इसको भी अल्फा से नोट कर सकते हैं और बीटा से भी कर सकते हैं, ठीक है। संयोजन के पश्चात, ठीक है। तो आप में से सी में से कितने हो जाएंगे, अल्फा सी खत्म हो जाएगा। अगर एक है तो एक में से अल्फा होता है, और सी है तो सी में से सी अल्फा खत्म हो जाएंगे। बनेंगे कितने, जब एन है तो एक बन रहा है, ठीक है। तो एक है तो कितना बनेगा, 1/n। तो सी अल्फा है तो कितने बनेंगे, सी
अल्फा बटे एन बन जाएंगे। ठीक है, ये इतने कण बन जाएंगे। ठीक है, अब अपन बात करते हैं वांट ऑफ गुणांक की, वांट ऑफ गुणांक की परिभाषा से आई बराबर क्या होता है, ये क्या है संयोजन, तो संयोजन के बाद कणों की संख्या बटे संयोजन से पूर्व कणों की संख्या। ठीक है, तो I बराबर संयोजन के बाद कुल कण कितने हैं, C माइनस सी अल्फा प्लस सी अल्फा बटे एन बटे संयोजन से पूर्व कणों की संख्या कितनी है, C। तो I बराबर क्या हो जाएगा, C कैंसिल कर दो, 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा बाय एन। ठीक है, इन दोनों में से अल्फा कॉमन ले लो, तो I बराबर 1 माइनस अल्फा कॉमन ले लिया, तो ये क्या बचेगा, 1 माइनस 1 बाय एन, क्योंकि एन एक से ज्यादा होगा तो 1 बटे एन एक से क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो I का मान देखो 1 माइनस है, तो I क्या हो जाएगा यहाँ पर, लेस देन 1 हो जाएगा। तो वियोजन में I क्या होता है, एक से ज्यादा होता है, और संयोजन में I क्या होता है, एक से कम होता है। n कितने कण मिल रहे हैं, n कितने कण मिल, अगर अल्फा क्या हो जाएगा, 100% हो जाएगा 1, तो इफ यदि सभी कण संयोजित हो जाते हैं, यानी आपका क्या हो जाता है, अल्फा बराबर कितना हो जाता है, 1, तो I बराबर क्या हो जाएगा, अल्फा की जगह 1 रखो, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का इधर मल्टीप्लाई होगा तो ये माइनस 1 कैंसिल हो जाएगा, 1 बाय एन हो जाएगा। तो I बराबर क्या हो जाएगा, 1 बाय एन। अगर पूरी तरह से संयोजित हो रहा है तो 1 बाय एन, पूरी तरह से वियोजित हो रहा है तो n। ये आपका क्या होता है, बॉन्ड ऑफ गुणांक होता है, I हो जाता है। ठीक है, अब आपको क्या निकालना, अल्फा निकालना, तो इसको उधर ले जाओ, तो क्या हो जाएगा, अल्फा इंटू 1 माइनस 1 बाय एन बराबर 1 माइनस आई। तो आपको तो क्या निकालना, अल्फा, तो अल्फा क्या हो जाएगा, 1 माइनस आई अपॉन 1 माइनस 1 बाय एन। ये आपका अल्फा का फॉर्मूला हो जाएगा। इसको और सॉल्व कर सकते हो, अल्फा बराबर 1 माइनस आई अपॉन एन माइनस 1 अपॉन एन, तो अल्फा बराबर एन इंटू 1 माइनस आई अपॉन एन माइनस 1। अच्छा, I का मान रख सकते हो आणविक द्रव्यमान के सूत्र में। ठीक है, तो मैं क्या करता हूं, इधर लिख देता हूं, ये सूत्र हो गया, आपको याद रखना है। ठीक है, ये याद रखना है। उसके बाद आणविक द्रव्यमान के रूप में बात कर लेता हूं किसका, वियोजन की, संयोजन की कोटि का। ठीक है, तो यहां पर लिख रहा हूं I बराबर क्या हो जाएगा, एम ओ अपॉन एम ऑब्जर्व एक्चुअल जो होता है वो अपॉन एम, ऊपर सामान्य आणविक द्रव्यमान होगा तो एम कैलकुलेटेड, सामान्य आणविक द्रव्यमान सूत्र से निकालेंगे, अपॉन एम ऑब्जर्व। तो ये जैसे ही वहां पर रखेंगे तो अल्फा बराबर क्या हो जाएगा, एन 1 माइनस एम सी अपॉन एम ओ अपॉन एन माइनस 1। ठीक है, तो अल्फा बराबर क्या हो जाएगा, एन एम ओ माइनस एम सी अपॉन एम ओ एन माइनस 1। ठीक है, ये आपका वियोजन की कोटि हो जाएगी। ठीक है, तो ये सूत्र हो गए आपके किसके लिए, वियोजन की कोटि, संयोजन की कोटि के लिए। तो यहां पर आपका चैप्टर खत्म होता है। बस आपको इन सब पर न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करनी है बहुत ज्यादा। जब तक आप न्यूमेरिकल नहीं करोगे ये चैप्टर नहीं माना जाएगा, क्योंकि इससे 3-3 नंबर के 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और 2 में से 100% न्यूमेरिकल आएगा और उसके और में भी
न्यूमेरिकल आएगा। हो सकता है दोनों ही न्यूमेरिकल आ जाए, तो इनको आपको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। अगर कोई दिक्कत आती है तो आप मेरे से डिस्कस कर सकते हैं कि सर न्यूमेरिकल नहीं बन रहे, ठीक है, इसमें यहाँ पर दिक्कत आ रही है, तो अपन उस न्यूमेरिकल को वहां पर सॉल्व कर लेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद। अगले लेक्चर में हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री यानी विद्युत रसायन, ठीक है। तो धन्यवाद।